40 कंट्रियों में आपका यूट्यूब चैनल देखा जाता है। 12-13 व्यूज़ इजराइल से आ जाते हैं। एक अच्छी खासी सैलरी, अच्छी इस्टेब्लिश जॉब छोड़ करके, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि बहुत सारे फ़ोन्स आने लगे हैं, तो इसके साथ साथ पैसे भी हमको मिलते हैं, और इस तौर पर कि हम लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं बगैर किसी हर्रा फिटकरी के। वो केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि वो एक म्यूज़ियम है। उसके बाद आपने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, और यूट्यूब की जर्नी कैसी रही आपकी? हम किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं और वो हमें पता है हमें कहाँ जाना है। हम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए नहीं फिरेंगे। मोनेटाइज होने के बाद में फिर पहली जो इनकम आई थी, करीब करीब 2.5 लाख बनता है। एक टाइम के लिए लगता है कि कुछ गलती तो नहीं करी है कि अगर हम कोई ब्लंडर करेंगे तो हम एक्सपोज कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया की पावर का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि टीवी मीडिया को बहुत सारी खबरें मजबूरी में दिखानी पड़ी। हमें पाकिस्तान से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वैसे तो जर्नलिज्म हर दौर में बहुत ही अहम पेशा रहा है दुनिया भर में। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कुछ सालों से पत्रकारिता का स्तर बहुत ही नीचे आया हुआ है। बाकी दुनिया में काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा है, कहीं कहीं नहीं भी अच्छा है। हमारे साथ हैं सलीम आज़ाद, जो पिछले 9 सालों से पत्रकारिता के लिए काम कर रहे हैं भारत में। पहले ईटीवी उर्दू के लिए काम करते थे, अभी उनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। उनके लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। फेसबुक पर लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग हर महीने देखते हैं इन्हें। तो आइए हम समझते हैं जर्नलिज्म के बारे में। भारत में जर्नलिज्म का क्या स्तर बचा है, इसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, कमियां क्या हैं, बाकी चीज़ें समझते हैं सलीम आज़ाद जी से। सलीम साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, वेलकम है आपका। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, जर्नलिज्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए हारून भाई, सबसे पहले तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने हमें इनवाइट किया और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। वैसे तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, हमारा काम ही बोलना, लेकिन आपके साथ साक्षात्कार करते हुए पहला मौका है मेरा। और आपने जो विषय चुना है वो वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी विषय है। क्योंकि अगर कोई भी किसी भी मामले में करप्शन होता है या खुर्द-बुर्द होता है, तो हो सकता है शायद एक इंडिविजुअल का नुकसान या फ़ायदा हो, लेकिन पत्रकारिता के मामले में अगर खुर्द-बुर्द हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि ये पूरी कलेक्टिव लेवल पर पूरी सोसाइटी का नुकसान है। ये पूरी तरीके से सोसाइटी को डैमेज करेगा या सोसाइटी को बिल्ड करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। तो आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे को टच किया, ये सबसे पहले आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हारून भाई, मैं पिछले ऑलमोस्ट 8 से 9 सालों में, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया, कि मैं पत्रकारिता की फील्ड में प्रैक्टिकली हूँ। अलग अलग चैनलों में मैंने काम किया। काम करने के साथ साथ मैंने अनुभव किया, पत्रकारिता को समझा, सीखा। पहले तो मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, फिर प्रैक्टिकल दुनिया में आए, और उसके बाद में फिर जब एक दौर आ गया कि पत्रकारिता पर अंकुश लगाए जाने की कोशिश होने लगी। आप सबको पता है कि वो पीरियड ऐसा क्रूशल रहा है कि पत्रकारिता करना नॉर्मली मतलब मुश्किल होता चला गया। यही कारण है कि बहुत सारे पत्रकार उस फील्ड से निकल करके, टीवी की दुनिया से निकल करके आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर आ गए। किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। जी बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। तो उसी कड़ी में हम एक भी आ गए। छोटा सा मेरा चैनल है यूट्यूब का, ग्लोबल बाउंड्री के नाम से। उसी नाम से फेसबुक का मेरा पेज भी है। तो हम उसी काम को करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस दिए की मानंद है जो चारों तरफ घुप अंधेरा हो, उसमें एक टिमटिमाता हुआ मैं एक दिए के रूप में अपने आप को समझता हूँ। बस यही मेरी कोशिश है। शायद बहुत सारे कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत सारे दिए मिल करके वो पूरा शम्मा रोशन कर देते हैं, बहुत बड़े शम्मे के मानंद बन जाते हैं। तो इस वक्त सोशल मीडिया उसी की भूमिका में है। बहुत सारे दिए अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो जिसको सूरज कहते थे वो सूरज बुझ जाएगा, और फिर यही दिया सूरज बन जाएगा। इस वक्त की स्थिति यही है हारून भाई। सोशल मीडिया पब्लिक पर कितना असर डालती है? ज़्यादातर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ भागते हैं, उनको देखना चाहते हैं। देखिए, अभी तो फ़िलहाल असर डाल रहे हैं, क्योंकि असर डालने का अगर आप मुझसे पूछेंगे बराह रास्त, तो मैं ये जवाब दूंगा कि इस वक्त की जो स्थिति है वो सोशल मीडिया ही की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो प्रेशर में रहती है। क्योंकि बहुत सारे वो लोग डरते हैं इस तौर पर कि अगर हम कोई ब्लंडर करेंगे तो हम एक्सपोज कर दिए जाएंगे। और ज़ाहिर है कि एक्सपोज कैसे होगा? सोशल मीडिया के ज़रिए से ही होगा। तो सोशल मीडिया की पावर का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें भी बहुत फूंक कर कदम रखना पड़ता है, जो अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। सो कॉल्ड का क्या मतलब? सो कॉल्ड का मतलब ये हो गया कि चूँकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, वो भी अगर चाहें तो अब उतनी उनकी रीच इस तौर पर नहीं रह गई है कि वो टीवी के माध्यम से लोगों तक अप्रोच कर सकें। अगर वो सोशल मीडिया का सहारा न लें, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो वो भी लोगों तक इतने बड़े पैमाने पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहें कि अब ये जो हो गया ये मेन स्ट्रीम हो गया, सोशल मीडिया भी मेन स्ट्रीम हो गया। अब वो चीज़ सो कॉल्ड हो गया, जिसको हम बार बार सो कॉल्ड कह रहे हैं। सो कॉल्ड का मेरे कहने के पीछे का उद्देश्य ही था। हाँ, मतलब बस नाम की टीवी रह गया है, न्यूज़ रह गई है, बाकी क्योंकि उनके भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं।
आप देखिए कि जितने भी चैनल्स हैं उन तमाम के यूट्यूब चैनल्स हैं पैरेलली, लगभग सारे लोगों के हैं। तो वो भी ऐसे ही करते हैं। और बल्कि अगर आप रेटिंग उठा के एक्चुअली में देखेंगे तो उनके टीवी के जो दर्शक होंगे वो शायद कम होंगे और उनके यूट्यूब के दर्शक ज़्यादा होंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो सो कॉल्ड ही मेन स्ट्रीम है, ये वाला एक्चुअल में मेन स्ट्रीम है, यानी जो हम लोग सोशल मीडिया जिसको हम लोग कह देते हैं, ये एक्चुअल में मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया है। हाँ। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो जर्नलिज्म के लिए काम करते हैं और अभी उन्होंने जल्दी ही सत्ता से अजीब क्वेश्चन किए गए, जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गया या जो घोटाले हुए, स्कैम्स हुए, उन पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता है, सोशल मीडिया ही बात करता है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हारून भाई, अब मेन स्ट्रीम मीडिया को फिर हमें मेन स्ट्रीम मीडिया मुझसे कहना पड़ रहा है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कि वो टीवी मीडिया को बहुत सारी खबरें मजबूरी में दिखानी पड़ी, हालांकि वो उस तौर पर नहीं दिखा सके, लेकिन सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर के उन्हें बहुत सारी ऐसी खबरें एक स्टोरी के फॉर्मेट में ऐसे रनिंग में चलानी पड़ गई, क्योंकि अगर नहीं चलाते तो एक तरीके से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में उन्हें एक रंग में ऐसे ढकेल दिया जाता। मान लीजिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा महा घोटाला निकल करके सामने आया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला उसको कह सकते हैं कुछ लोगों ने कहा। अभी तो उसकी अभी गगरी अभी भी क्लियरली बंद है, अभी जब फूटेगी तो वो एक बहुत बड़े बड़े जिन उसमें निकल करके आएंगे। हाँ, निर्मला सीतारमण जो हैं उनके हस्बैंड ने भी इस बारे में कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की ये पूरी चीज़ें सामने आई, पूरी परतें, तो हम जैसे लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन लोगों ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में इस पर काम करना शुरू किया। हमारे चैनल पे भी कम से कम कई 1 दर्जन से ज़्यादा स्टोरीज़ तो इससे रिलेटेड पड़ी ही होंगी। हमने खूब मेहनत किया, तो हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पर ही लोग ज़्यादातर इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जब ये इसका दौर आया, लोकसभा इलेक्शन का दौर आया, तो उस ज़माने में इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में लोग बातें करते नज़र आए। शायद अगर सोशल मीडिया का ज़माना ना होता, सोशल मीडिया के ज़रिए से इतना एक्सपोजर ना मिला होता, तो लोकल लोग इसके बारे में जान भी नहीं रहे होते। इलेक्शन के ज़माने में जो बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही दबाव था, प्रेशर था, उन्हीं की एक मुखर आवाज़ थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जैसा बड़ा घोटाला लोगों के कानों तक पहुंच सका। अभी तक केवल पहुंच सका है, लोगों के कानों की झंझनाहट को उसने घंटी नहीं बजाई, केवल पहुँचे। क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ एक लिमिटेड कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा मेन तंत्र जिसको मीडिया कहते हैं, टीवी के ज़रिए से भी और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से भी वो दबाने पर लगा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है फिर इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। और जहाँ तक गांव देहात के लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनके लिए दिक्कत ये होती है कि इतनी पेचीदगियों को लोग समझ नहीं पाते। इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना लंबा लंबा ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाते, तो इसी वजह से इसका फ़ायदा मिल जाता है सरकारों को भी और इस टाइप की मीडिया हाउसेस को भी, जो इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं या छुपाना चाह रहे थे। लोग आमतौर पर सहल चीज़ें समझना चाहते हैं, जो बहुत ही आसानी के साथ, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, या पुल टूट गया, ये तमाम चीज़ें लोग चटखा लेकर सुनते भी हैं, उनमें मज़ा भी आता है। और वो चीज़ें सोशल मीडिया भी प्रोवाइड कर देती है और टीवी मीडिया भी प्रोवाइड कर देती है, और बस उसी में लोग मस्त हो जाते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें जनता के इश्यूज़ होते हैं, गहनता के साथ जनता को इससे रिलेट करना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर अपना एक माइंड मेकअप करना चाहिए, और फिर सत्ता को किस तरह नज़र से देखना है ये डिसाइड करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे कि लोग नए नए बच्चे जो जर्नलिज्म में आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से उनको काम करना चाहिए? सोशल मीडिया पर आप देखिए बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो खुद को कहते तो हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, बट वो एज ए जर्नलिस्ट वर्क नहीं करते हैं। ऐसा लगता है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रहे हो। इस बारे में क्या है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? देखिए हारून भाई, अभी फ़िलहाल 2 टर्मिनोलॉजी चल रही है, एक जर्नलिस्ट और एक कंटेंट क्रिएटर। तो 2 तरह के अभी फ़िलहाल लोग काम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट बेसिकली क्या होता है? जर्नलिस्ट होता है जनता और सरकार के बीच में जो ब्रिज होता है, पुल का काम करता है। तो अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो जनता को बताती है मीडिया, जो असल पत्रकार होता है, पत्रकारिता जो होती है। और अगर कोई जनता से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई घटना हो जाती है, जनता के मुद्दों को उठा करके सत्ता तक पहुंचाना, ताकि सत्ता के कानों तक वो बात पहुंचे और सत्ता उस पर ध्यान दे। जो एक्चुअल में पत्रकार होता है वो प्रो पब्लिक होता है, हमेशा जनता का हितैषी होता है और सत्ता के खिलाफ होता है, विपक्ष का रोल हमेशा प्ले करता है। ये एक्चुअल में पत्रकार का धर्म होता है। लेकिन हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं आजकल, कंटेंट क्रिएटर की। तो कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी भी होती है और वो अपनी राय भी उसमें बताता है। तो बेसिकली 2 धाराओं में इस वक्त चीज़ें बट रही हैं। एक कंटेंट क्रिएटर है जो चीज़ों को बताने के साथ साथ अपनी एक राय भी रखता है, और एक पत्रकार है जो हमेशा से उसका धर्म है कि वो सत्ता के ख़िलाफ़ बात करे, सत्ता की नीतियों की आलोचना करे। ये एक पत्रकार का धर्म है मुख्यतः। अगर कोई
न्यूट्रल उसके लिए होना ज़रूरी नहीं है। वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो आम जनता के हितों की तरफ झुका हुआ हो। ये एक पत्रकार का काम है, और सत्ता से आँख में आँख मिला कर के काम करे, बात करे, ये एक पत्रकार का। अगर कोई पत्रकार इसके अलावा कोई काम कर रहा है तो एक्चुअल में वो कुछ और हो सकता है कर रहा हो, लेकिन वो पत्रकारिता नहीं उसको कहेंगे। तो बेसिकली आप जो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं अगर समझता हूँ कि इससे पहले जब आज अगर 20, 25, 30 सालों से पहले देखेंगे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी अपनी बात को आज़ादी के साथ रखने के लिए। आपको हर हाल में किसी संस्था के साथ बंद करके काम करना पड़ता था, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए काम करना पड़ता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं रह गया है। अब अगर कोई बच्चा आता है और वो चाहे कि हम पत्रकारिता करें, तो अब वो खुल करके पत्रकारिता कर सकता है, बगैर किसी संस्थान से जुड़े हुए भी स्वतंत्र रूप से अपना एक पोर्टल चला सकता है, अपना एक यूट्यूब चैनल चला सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो क्रांति ला सकता है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हारून भाई। पहले हम लोगों को शायद इतना मौका नहीं था, शुरुआत के दिनों में जब हम लोग पत्रकारिता का कोर्स कर रहे थे तो शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि सोशल मीडिया की क्रांति होगी और हम भी आ जाएंगे इस फील्ड में, इस गंगा में हम भी नहाने लगेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली ये वक्त आया और हम लोगों को मौका मिला, क्योंकि जब मुझे याद है कि जब हम ETV में थे तो हमें आभास हो चला था कि धीरे धीरे दिशा बदल रही है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना अपनी एक राह तलाश की जाए, और उसी कड़ी में धीरे धीरे हम लोगों ने अपना रास्ता समतल किया और फिर अपनी दिशा पकड़ी। फाइनली चैनल से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद आज़ादी के साथ, जैसे कि मेरा नाम सलीम आज़ाद है, तो मैंने अपने नाम को साकार करते हुए हमने अपना चैनल बनाया और इस फील्ड में आ गए। तो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और आ सकते हैं आने वाले नौजवान। ETV को जब आपने ज्वाइन किया उस बारे में कुछ बताइए, कोई एक्सपीरियंस आपका कुछ खास? देखिए, एक्सपीरियंस तो कोई इस तौर पर ख़ास नहीं है कि वो कोई खिलाड़ी और मदारी का कोई जगह तो है नहीं। वो बेसिकली एक संस्थान है, सीरियस और गंभीर संस्थान है। ETV एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसके कई सारे चैनल्स हैं। ऑलमोस्ट अब तो ETV भारत करके पोर्टल है, तो उसमें करीब करीब 16 चैनल्स हैं, 3 नेशनल हैं, 13 रीजनल चैनल्स हैं। बाकी इसमें हज़ारों की संख्या में कंट्रीब्यूटर हैं, रिपोर्टर हैं और इसके स्ट्रिंगर्स हैं। करीब 1000-1200 अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस में लोग काम करते हैं। बहुत बड़ी टीम के साथ वहाँ पर काम होता है। हम ये जानना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर? हाँ, मैं आ रहा हूँ। तो जब हम वहाँ पर गए तो पहली मरतबा तो हम किसी भी इस तौर पर इस संस्थान में गए थे। वैसे हम इससे पहले जहाँ काम करते थे तो वो ठीक था, एक सेटेलाइट चैनल का संस्थान था, वो अच्छा था। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ इंटरेक्ट होना पहली मरतबा मौका मिला। बिल्डिंग में जब पहली मरतबा गए तो एक अलग फीलिंग आई, नया दौर, नया वाइब आया, एक नई चीज़ें देखने को मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी ETV, वहाँ जैसा कि मैंने बताया 16 चैनल्स हैं और 13 रीजनल चैनल्स हैं। तो वहाँ पूरे भारत से हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, सारे रीजन के लोग आपको मिलेंगे। उड़िया के लोग मिलेंगे, बंगाल के मिलेंगे, आसाम के, महाराष्ट्र के, केरला के, तमिलनाडु के, मतलब पूरा पैन इंडिया आपको मिलेंगे। तो आपका एक तरीके से नहीं, वो केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि वो एक म्यूज़ियम है जहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, हर तरह के लोग मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, उनके खान पान के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके बारे में बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। एक्सपोजर होता है, खुल करके होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वंडरफुल रहा। लेकिन चूँकि हमें एक नई दिशा में जाना था तो इस वजह से मजबूरन छोड़ना पड़ गया वो प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपने YouTube ज्वाइन कर लिया। Exactly. तो YouTube की जर्नी कैसी रही आपकी? शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में उतना बहुत अच्छा खासा रिस्पांस तो नहीं था। जैसा होता है कि हर बिज़नेस में इंसान उकता जाता है, ऊब जाता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक टाइम के लिए लगता है कि कुछ गलती तो नहीं कर गए ये भी आए, ऐसा फेसेस आया अगर ऑनेस्टी के साथ कहूँ, क्योंकि ये होता है जनरली। तो जब शुरुआत हमने की तो ऐसा लगा कि कुछ गलती तो नहीं कर गई। हालांकि बहुत सारे लोग जब जॉब छोड़ कर के आए, एक अच्छी खासी सैलरी, अच्छी इस्टेब्लिश जॉब छोड़ कर के आए, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि आपने गलती कर दिया। लोगों ने कहा भी हमारे मुंह पर कि आपने गलती कर दी, आपने सही डिसीज़न नहीं लिया। तो हमको लगा यार हो सकता है शायद सही डिसीज़न वाकई में ना हुआ। फिर जब आपको लगता है कि हम किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं और वो हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए नहीं फिरेंगे, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत बनती है, अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करते हैं। उसके बाद में फिर इस तरह के सिचुएशंस आते हैं। तो कई बार इस तरह के सिचुएशंस आई गई, अपने आप को डीमोटिवेट किया, मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेट किया, कई तरह की चीज़ें की। लेकिन जब उसका रिस्पांस एक बार मिलने लगा हारून भाई, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैंने लगा कि ये सबसे अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का।
और इससे बेहतर डिसीजन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब हमने देखा कि लाखों लोगों तक हमारी रीच होने लगी, बहुत सारे फ़ोन्स आने लगे हैं। एक तो हमारे पास मैनचेस्टर से कोई आसिफ करके हैं, वो अगर वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। उनका 2-3 मरतबा फ़ोन आया, मैनचेस्टर से फ़ोन आया और हमको उन्होंने मदऊ भी किया कि सलीम भाई मैं आपके वीडियो देखता हूँ, न केवल मैं देखता हूँ बल्कि मेरी पूरी फैमिली देखती है। हम आपके सब्सक्राइबर हैं, बहुत दिनों से सब्सक्राइब किए हुए हैं, हमें आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता है। तो यार बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने हमको मदऊ किया कि आप मैनचेस्टर तशरीफ़ लाइए और हम आपको मैनचेस्टर घुमाते हैं। तो पहले तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन ही करना मुश्किल था मैनचेस्टर का। तो पता चला मैनचेस्टर है कहाँ, तो हमें तो ठीक है समझ में आ गया कि हाँ ये यूके का एक हिस्सा है, एक सिटी है। उसके बाद में फिर और दूसरी जगहों से फ़ोन आया, दुबई से फ़ोन आया। फिर हम जब अपने चैनल के एनालिटिक्स में देखते हैं तो करीब 40 देशों से हमको देख रहे होते हैं लोग। 40 कंट्रियों में आपका यूट्यूब एग्जैक्टली। इवन सबसे ज़्यादा रीच यहाँ भारत में होनी, इंडिया में सबसे ज़्यादा रीच इंडिया में है। लगभग कितने % होगी आपकी रीच इंडिया? इंडिया की रीच तो सबसे ज़्यादा है, मान के चलिए 90 अबव है। बाकी 10% में पूरे 39 कंट्रीज़ आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि कवर आप करते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी है ना। बाकी दूसरे लोग जो देखते हैं दूसरी जगह से, या तो हिंदुस्तान के लोग होंगे या तो फिर वो ट्रांसलेशन का उसमें ऑप्शन रहता है, टाइटल सब टाइटल करके देख लेते हैं, तो इस तरीके से समझ लेते होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे जैसे हम लोग बहुत सारे इंग्लिश या दूसरे चैनल्स देख लेते हैं, ऐसे ही नहीं समझ में आता बल्कि अच्छा लग रहा है बस देख लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देख लेते हैं। हैरत तो हमको तब हुई, हमें 12-13 व्यूज़ इजराइल से आ जाते हैं तो सोचते हैं इजराइल में हमें कौन देखता है भाई, कौन जानने वाला है। तो सऊदी अरब है, गल्फ़ के बहुत सारे देशों में, ऑलमोस्ट सारे देशों में गल्फ़ में देखा जाता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग हो सकता है शायद मलेशिया से व्यूज़ आते हैं, पाकिस्तान से अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। और अगर शहर की मैं बात करूं पर्टिकुलर तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के दिल्ली से सबसे ज़्यादा हमारे व्यूज़ आते हैं, और उसके बाद में आपको हैरत होगी जान करके, उसके बाद में कोई दूसरा शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची से लोग आते हैं पता नहीं लोगों की उर्दू की वजह हो सकता है, शायद उर्दू के अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली तो हमें पाकिस्तान से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम रिप्लाई करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं कुछ सिक्योरिटी वजह से रिजर्व रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सेंसिटिव समझा जाता है, नहीं अवॉइड अवॉइड ही कर देते हैं। क्या है हमारे पर्सनल तौर पर उसकी जरूरत एग्जैक्टली कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पहले मतलब आप कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड हमें लोग देखते हैं, और जब ये फीलिंग होती है तो इसके साथ साथ पैसे भी हमको मिलते हैं, और इस तौर पर कि हम लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं बगैर किसी हर्रा फिटकरी के, और उसके बदले में हमको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है जो हमको नौकरी में भी नहीं मिल सकता था, तो अच्छा लगता है। तो जब चैनल आपने बनाया उसके कितने दिनों के बाद लगभग आपको अर्निंग होने लगी थी, मतलब महीनों के बाद? देखिए यूट्यूब का करीब हमारा 5 महीने 9 दिन में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद में फिर पहली जो इनकम आई थी वो करीब 40-40 हज़ार की आई थी यूट्यूब की, ठीक है। तो फर्स्ट इनकम अगर इतना आ जाती है तो अच्छा तो लगता ही है, तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद जब हमारा यूट्यूब के बाद फेसबुक जब मोनेटाइज हुआ तो उसने तो क्रांति ला दिया। तो फेसबुक से हमें बहुत अच्छा खासा मुझे याद है कि एक महीने में हमें $3000 फेसबुक से मिल गया था, तो वो बड़ा यूनिक था, करीब 2.5 लाख बनता है, और लाखों में कई मरतबा आए। तो इस तरीके से आप यूँ कह लीजिए कि नॉर्मली हमारा फेसबुक से बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे हमारी जो रीच है वो करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हमारी महीने की। तो अगर इतनी रीच है तो उसी के अनुपात में फिर इनकम आ जाती है। तो नौकरी से बहुत अच्छी है, जिसको कभी हम नौकरी करते थे अब हम 1-2-3 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं। टीम है आपकी। एग्जैक्टली। वीडियो जब आप बनाते हैं तो उसको फैक्ट चेक कैसे करते हैं, क्या होता है, टीम आपकी कैसे काम करती है इस पर? देखिए वीडियो दो तीन तरीके से बनते हैं। एक तो ये है कि जो डेली बेसिस पे खबरें आ रही होती हैं वो जा रही होती हैं, तो वो हम एजेंसियों से देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उसको हम दिमाग में रखते हुए उसके बाद में हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन के बाद हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको एंकर के थ्रू या तो एंकर हमारी पढ़ देती है या तो हम कर देते हैं। ये तो हो गया एक सामान्य से एक न्यूज़। लेकिन जब कोई हम कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी करते हैं तो उसको हम कई एंगल से फैक्चुअली चेक करते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से जब उसको चेक कर लेते हैं हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम हर एंगल से हमारा मामला क्लियर है। उसके बाद में फिर हम उसको पहले लिखते हैं। शुरू में हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, हमने बाद में टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह सब खरीद लिया। तो जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो हम क्या करते थे, ऐसे ही पेपर होता था, हम इसी पेपर में पॉइंट्स जो होते हाईलाइट्स हम उसे नोट डाउन कर लेते थे। ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, और हमको पता होता था जैसे मान लीजिए कि इसके संदर्भ में हमें कितनी बातें कहनी हैं।
इसके संदर्भ में हमें कितनी बातें एक कहेंगे। पीपीटी आप रेडी कर लेते थे और हाँ, आप पीपीटी के तौर पर कह सकते हैं। तो हमें इतना रहता था कि इस पॉइंट को हमने लिखा है, इतनी बातें हमें इस पॉइंट के संदर्भ में कहनी है, और इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते थे। अगर कोई रीटेक हो जाता था तो उसको हम कट कर देते थे एडिटिंग में। शुरुआत जब हमने की थी तो हम अकेले थे, पूरा हम अकेले काफ़िला था। खुद ही करना, रिसर्च करना, खुद ही एंकरिंग करना, खुद ही एडिटिंग करना, खुद ही सब कुछ करना ओवरऑल। लेकिन फिर जैसे ही आगे बढ़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 लोगों की एक पूरी टीम है। स्टार्टिंग फेज़ काफ़ी टफ रहता है यूट्यूब और फेसबुक। बिल्कुल, हर चीज़ का टफ होता है, तो ये भी है। लेकिन जब एक बार चल जाता है, दुकान चल गई, तो फिर चल गई, ग्राहक आने ब्लू प्रिंट है। एक यूट्यूब पर हमने देखा, आप ध्रुव राठी को जानते होंगे, काफ़ी फेमस है। उन्होंने एक यूट्यूब ब्लू प्रिंट नाम का एक कोर्स बनाया हुआ था, उसको हमने रिव्यू करा हुआ था थोड़ा बहुत। तो उस बारे में क्या है, वैसे ही सब कुछ होता है जैसा उन्होंने बताया, या बस हवाबाजी है? मैंने तो देखा नहीं वो वीडियो, किसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ध्रुव राठी के वीडियोस तो देखा, लेकिन जिस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहे हैं मैंने नहीं देखा। अलबत्ता इसमें ब्लू प्रिंट कुछ नहीं होता है। यूट्यूब बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, सब जानते हैं। उसमें चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। चैनल क्रिएट कर लीजिए, कस्टमाइज़ कर लीजिए, प्रोफेशनल जोन में चैनल आ जाए, वीडियोस बनाकर अपलोड करते रहिए। कोई भी आकर के ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई टैलेंट हो शुरू कर सकता है। मतलब एक सिर्फ आपका कंटेंट अगर बेहतर है तो उस वीडियो आपका देखा जाएगा। यही किस फील्ड में आपकी महारत है, किस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, छोड़ दीजिए किसी और के सजेशन कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि आप किस में बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई अच्छा न्यूज़ में कर सकता है, हो सकता है किसी के फाइनेंस में बहुत अच्छी दिलचस्पी हो सकता है कोई एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छा कर सकता हो सकता है कोई कॉमेडी अच्छा कर सकता हो सकता है कोई अच्छा खाना बना सकता हो सकता है कोई व्लॉगिंग बहुत अच्छा कर सकता हो, ट्रैवल व्लॉग और कई तरह के व्लॉगिंग हो सकता है कोई ऐसा लीगल से रिलेटेड, जैसे एडवोकेसी से रिलेटेड कोई काम कर सकता हो। तो इतने जॉनर हैं, इतने पॉइंट्स हैं काम करने के लिए, इतने निश हैं पर्टिकुलर, जिसको टेक्निकल भाषा में निश बोलते हैं, इतने निश हैं काम करने के लिए। बस अपने आप से पूछना है कि आप किस में बेहतर कर सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आप बेहतर कर सकते हो, आपको नॉलेज हो, आपको दिलचस्पी हो, बस आँख बंद करके उसी निश को शुरू कर दीजिए और उसी पर्टिकुलर निश पे काम करते रहिए, और फिर रास्ता खुद ब खुद निकलता चला जाएगा। मैं आप उसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो गाड़ी की जो हेडलाइट है उसको कितनी दूर दिखाई दे रही है रात में, 200 मीटर, 300 मीटर, लेकिन दिल्ली यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो चलता जाएगा, वो आगे वो रास्ता दिखता चला जाएगा, दिखता चला जाएगा, यहाँ तक कि वो दिल्ली पहुँच जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम यहीं से दिल्ली जब तक नहीं देख लेंगे तब तक हम रास्ते की शुरुआत नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने इस बारे में कहा कि आप उतना चलिए जितना आपको दिखाई देता है, फिर आगे का रास्ता खुद ही आता जाएगा। हाँ। तो बस आपको जिस नीश में दिलचस्पी हो, बस पर्टिकुलर चैनल को बनाइए उसी नीश के एतबार से, और फिर निकल दीजिए, और फिर आगे देखिए रास्ता कितना आसान होता चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने रास्ते खुलते चले जाते हैं। माइंड में दुनिया जहान के आइडियाज़ आते चले जाते हैं। आप सोएंगे तो सपने भी आपको यूट्यूब से रिलेट आएंगे। मतलब यूट्यूब का करियर ठीक है। मुझे लगता है कि अभी आने वाले 15 से 20 सालों में ये यूट्यूब का करियर ऐसे बूम करेगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में इमेच्योरिटी है ऑडियंस के लेवल पर। यूट्यूब की अगर बात करें, यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ में तो ऑडियंस बहुत मैच्योर हो गई है। यही वजह है कि यूट्यूब ने वहाँ सब प्रीमियमशिप वगैरह तमाम चीज़ें लॉन्च कर दी। अभी हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब को भी पता है यहाँ लोग अभी इतना पैसा देने के लिए तैयार। यूट्यूब पे प्रीमियम का आ गया है, लेकिन उसको रोल आउट नहीं, कम्प्लीटली रोल आउट नहीं किया। हो सकता है कुछ लोग उसको अवेल कर पा रहे हों, लेकिन रोल आउट कम्प्लीटली नहीं किया। लेकिन यूरोप में कहीं कहीं तो बिल्कुल नेसेसिटी कर दिया है, क्योंकि वहाँ के जो व्यूवर्स हैं वो बहुत जागरूक हैं। वो प्रीमियम चीज़ों को कंज्यूम करना पसंद करते हैं पैसा दे करके, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर किसी से पैसा कह दो कि पैसा देंगे, तो कहेगा नहीं हम तुमको अनसब्सक्राइब कर देंगे, देंगे ही नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो फ्री है। अगर फ्री है तो लोग देखते हैं। इसीलिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी अभी थोड़ा सा लचर रवैया अख्तियार कर रहा है ऑडियंस को देखते हुए। जब ये लोग मैच्योर हो जाएंगे, मुझे लगता है कि 8-10 सालों में जब यहाँ की ऑडियंस मैच्योर हो जाएगी, फिर यूट्यूब उन्हीं के हिसाब से फिर पेश आएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि यूट्यूब का करियर कितना बूम करेगा। अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है यूट्यूब के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हम तो जो फ्यूचर देख रहे हैं यूट्यूब का, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यूट्यूब का कितना फ्यूचर है, अगर ये ऐप बंद ना होता है तो। बंद नहीं होगी। अब मोदी जी अगर चाहें तो बंद हो जाएगा। 8 बजे आकर के कह दें तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है। देखिए बंद हो जाएगा तो दूसरा कुछ आएगा। चाइना की बहुत सारी ऐप उन्होंने बंद कर दी। अभी एक्स, उसने कहा कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हम चले जाएंगे, हम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो यूट्यूब पर भी हो सकता है प्रेशर बनाने। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने कहा कि हमारे चैनल्स को बंद कर दिया गया क्योंकि हमने गवर्नमेंट के लिए बोला। बंद करना, देखिए ये तो मैंने इसे कह दिया, हम उधरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
जिस तरफ जाएंगे रास्ता आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आ ही जाएंगी। तो एक बंद होगा दूसरा आ जाएगा, तो अल्टरनेटिव हमेशा रहेगा और इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने तो ऐसी मजाक मूड में कह दिया कि यूट्यूब बंद हो जाए, लेकिन कभी बंद भी हो जाएगा ऐसे कोई नहीं, बंद नहीं होगा, वो बात आपकी सही है, क्योंकि अगर बंद भी हो जाएगा तो अल्टरनेट टेक्नोलॉजी है, अब कोई और बना देगा उस चीज़ को, सेम चीज़ आ जाएगी। प्रकृति का नियम है कि हमेशा से कभी भी वैक्यूम नहीं रहता, हमेशा फिल कर दिया जाता है, खाली जगह नहीं रहती। हाँ, लेकिन बंद करने को तो बंद कर ही सकते हैं, आप मोदी जानते फेमस। डराइए नहीं हमको। नहीं, आपको ही नहीं, ये पूरे यूट्यूबर जितने भी हैं जो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। लोकसभा इलेक्शन से पहले की जो पूरी घटना हुई और उसमें ब्रॉडकास्टिंग बिल को लाने की बात हुई और उसका ड्राफ्ट बाज़ाब्ता तैयार कर दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा। तो केबल एक्ट को रिप्लेस करने की बात थी। तो उसको लेकर के जब ये सामने आया, 70-72 पेज का पूरा एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, हमने उसको पढ़ा पर्टिकुलरली, तो मेरे होश खड़े हो गए। क्या था उस बारे में? उसमें ये था, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा। हालांकि हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसमें यह था कि अगर सरकार चाहे तो ब्रॉडकास्टिंग बिल पास कर देगी। अगर पास कर दिया तो फिर ये होगा कि सरकार के हिसाब से खबरें परोसी जाएंगी। सरकार अगर इनको लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है तो फिर उस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि आम समाज में ये धारणा बन गई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हाँ। इसी तरह जो स्वतंत्र मीडिया है, इंडिपेंडेंट, उस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। उसमें यही था बेसिकली कि मान लीजिए इंडिपेंडेंटली हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर तो है नहीं, कोई बॉस है कि तुमको इस पॉलिसी के तहत काम करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम आज़ादी के साथ काम करते हैं, पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं। लेकिन सरकार अगर वो बिल पास कर दे, कानून के रूप में आ जाएगा ब्रॉडकास्टिंग बिल, फिर उसके बाद में हम सरकार के एतबार से काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उसमें पॉइंट्स लिखा भी होता है कि सरकार अगर जब चाहेगी आपके यहाँ धावा बोल देगी, आपके जितने इक्विपमेंट्स हैं उसको सीज़ कर लेगी, जिससे आप यूज़, मान लीजिए कि हम कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, तो वो तमाम टूल्स सीज़ कर लेगी। सिस्टम पे, लैपटॉप पे हम एडिट करते हैं, वो सिस्टम लैपटॉप सीज़ कर लेगी। जो भी इक्विपमेंट्स अभी कुर्सी उर्सी, चेयर वर, टेबल वेबल है, तमाम चीज़ें, हाँ, वो ले आएगी, डाला वाला ले उठा के लेके चले जाएगी। और उसमें ये भी था कि जब वो जो अधिकारी आएगा उसके सामान का भी आपको ख्याल रखना है, यानी उसको चाय पानी भी पिलाना है। मतलब आप अपना सामान भी उसको देंगे और चाय पानी भी पिलाएंगे। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन किस्मत कही है कि इस बार बीजेपी इतनी पावरफुल अंदाज में नहीं आ पाई, तो इस वजह से शायद हाँ थोड़ी सी राहत की बात है, सांस लेने की बात है। वरना अगर बहुमत से आ गई होती तो इस ब्रॉडकास्टिंग बिल को पास होने से कोई रोक नहीं पाता। और फिर हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात थी जब नतीजे आ रहे थे लोकसभा के, तो हारून भाई सबसे ज़्यादा, मैं ईमानदारी से बताऊँ, हम सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग अटका हुआ था इसी बात की चिंता थी, ये बिल अगर आ जाएगा तो ये बिल ना पास हो जाए। ये सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए नहीं या यूट्यूबर्स के लिए नहीं, ये आम पब्लिक के लिए भी किसी के लिए भी खतरनाक, मतलब जर्नलिस्ट के लिए तो था ही था। लेकिन अब मान लीजिए आपका ट्विटर है, फेसबुक है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे है ना, आपने अगर वहाँ पर कुछ लिख दिया और सरकार को लगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, आप भी उसके दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि आपको ब्रॉडकास्टर कंसीडर कर लिया जाता। आप देखिए सबके हाथ मोबाइल है, हर आदमी कुछ ना कुछ लिखता रहता है सोशल मीडिया पर, तो सब पर वो शिकंजा कसने वाला था। कोई ये सोचे कि नहीं केवल जर्नलिस्ट, और जब सब पर शिकंजा कसने वाला था, और मान लो कि जिसके पास नहीं भी है मोबाइल, तो क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं होता जब हम जैसे लोगों पर शिकंजा कस जाता? तो क्योंकि हम जैसे लोग ही हैं जो आपके हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो जब हम लोग दबोच लिए जाएंगे तो फिर आपके अधिकारों की आपको तो ऐसे ही मसल दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, आपको तो पता भी नहीं रहेगा। फिर तो दिन रात आपको वो भाषण सुनाया जाएगा, मन की बात सुनाई जाएगी, तन की बात सुनाई जाएगी, हर तरह की बात सुनाई जाएगी, और ऐसा लगेगा बिल्कुल चंगा सी ये सारी चीज़ें एकदम गुले गुलजार है की बातें ऊपर नहीं आने वाली हैं। चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसा माहौल बना जाएगा और धीरे धीरे इंसान का माइंड मेकअप ऐसे बन जाएगा। फिर खाओ पियो मस्त करो, हम लोग भी ब्लॉगिंग करने लगते, क्या करते, रोजी रोटी तो चलाना ही। हमने रवीश कुमार को सुना था या किसी को सुना था, उन्होंने कहा था कि लोगों को इतना निचोड़ लो, वो लोग जिंदा रहने को ही तरक्की समझने लगे, कि यही विकास हो रहा है। तो ये जो कानून बिल पारित होने वाला था, जो कि हुआ नहीं, मसौदा तैयार ही हो गया था, अगर ये हो जाता तो लगभग यही चीज़ें हो जाती कि इंसान सिर्फ जिंदा रहता। इसको मसौदा तैयार हो गया था और आम जनता के राय के लिए इसको वेबसाइट पर डाल भी दिया गया था। मतलब इसमें नाम दिया गया था कि हम आम जनता की राय के बाद बिल पास करने जा रहे हैं। ये सरकार हमेशा यही करती है, आम जनता की राय का लेबल लगा करके
ठप्पा लगा देती है। लेकिन बिल तो संसद ही पास करती है, संसद इसमें पास आम करता, जनता लेकिन क्या ये था करेगी? कि हमने आम जनता की राय लेकर के, अब आम जनता की राय कौन, कितने लोग वेबसाइट पे जाकर के विजिट करते हैं ये तमाम चीज़ें, वो तो बस ये था खाना पूर्ति के लिए, ताकि कल को हम ये कह सकें आम जनता की राय लेकर के हमने ये किया था। हाँ, ये 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों ने, जितने भी लोगों ने किया, बस ये था। अब इनको क्या है, डाटा फ्लक्चुएट कराना है और फिर अपने तरह से टेम्पर करके उसको, मान लो कि नहीं भी उनके फेवर में हुआ तो टेम्पर करके सब कर लेते। यही तो होता है ना, सत्ता की जो शक्ति होती है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो ठीक है सलीम भाई, फिर अब हम बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आप लास्ट में अगर कुछ कहना चाहें स्टूडेंट्स के लिए जो जर्नलिज्म को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आम पब्लिक के लिए जो समझ नहीं पा रही है कि किस तरह से हम जर्नलिस्टों को देखना चाहिए, पत्रकार को किस तरह से हमें देखना चाहिए, क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो भी आप अपनी मर्ज़ी से कहना चाहें। देखिए, आपने तो जो टॉपिक चूज़ किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और अच्छा था, बहुत अच्छी हेल्दी बातचीत हुई। बस मैं अपनी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी पत्रकारिता की लाइन में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए, पर्टिकुलरली आप जब इस फील्ड में आएंगे तो आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा उससे बिल्कुल विभिन्न आपको माहौल मिलेगा। आपको बहुत सारी चुनौतियाँ मिलेंगी, आपके सामने रोज़ी रोटी का सवाल होगा। बस आपको तय करना है कि आपको किसके साथ रहना है। तो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी समाज को अच्छाई के साथ कंट्रीब्यूट करने की थोड़ी बहुत भी अगर आपकी अंदर आत्मा गवाही देती है, तो फिर आप एक सच्चाई, एक मार्ग चुनते हुए आप सही मानों में पत्रकार बनिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप प्लीज़ इस फील्ड को खैर बात कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए है नहीं। बेसिकली ये एक सोशल वर्क है। जिस तरह से बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, तो पैसे दे करके लोग सोशल करते हैं, किसी को खाना खिलाना, किसी को गरीबों को कपड़ा पहनाना, और भी बहुत सारे सोशल वर्क होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सोशल वर्क है। बस इसमें यह है कि शब्दों के ज़रिए से सोशल वर्क किया जाता है, अपनी करेज और हिम्मत के साथ सोशल वर्क किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा वैसा कमाने की चाह और लालच होती नहीं है। पैसा बाई प्रोडक्ट है, आ जाता है। तो लेकिन आपको अपने माइंड मेकअप में रखना है कि हमें हर हाल में सोशल वर्क के तौर पर इस फील्ड में जाना है, पत्रकारिता की फील्ड में। तो अगर ये ज़हन होगा तो आइएगा, वरना तो फिर इस रास्ते को वहीं क्रॉस कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि आम लोग जो हैं, मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो आपके हितों की बात करे आप उनको पसंद कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए। और अगर उनको आप इनकरेज करेंगे तो फिर आपके हितों की मजबूती होगी, आपके हितों की और ज़्यादा रक्षा होगी। लेकिन अगर आप उन लोगों को इग्नोर करेंगे और उन लोगों को पसंद करेंगे जो दिन रात एक भोंपू की तरीके से सरकार का गुण गा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे आपके हितों को क्रश कर दिया जाएगा और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। तो बस मैं आम लोगों से इतनी बात कहना चाह रहा था और स्टूडेंट से भी इतनी बात कहना चाह रहा था। बस मेरी इतनी ही बात थी। थैंक यू सलीम भाई, आप हमारे साथ जुड़े, लोगों से आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपने कही, हमसे मुखातिब किया आपने, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। शुक्रिया आपका।